हे गाइस, बैक टू द चैनल। और आज का क्लास काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि एज प्रॉमिस्ड आज हम लोग करने वाले हैं दो प्रोजेक्ट्स, यानी कि दो गेम्स हम लोग डिजाइन करेंगे सी लैंग्वेज के ऊपर। तो एक्साइटमेंट को रखते हैं थोड़ा सा साइड में, क्योंकि उससे पहले हमें कर लेना है चैप्टर 8 का प्रैक्टिस सेट, यानी कि स्ट्रिंग का प्रैक्टिस सेट। तो बिना टाइम वेस्ट किए ही हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 के प्रैक्टिस सेट में। आ जाते हैं सबसे पहले अपने पीडीएफ पे। ओके, तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस डिजाइन कर रखा है आप लोगों के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अप्रोप्रिएटली रीड अ मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। अभी देखो, रीड करना है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? गेटेस है, पुट्स है, प्रिंटफ और स्कैनफ है। तो प्रिंटफ और पुट्स तो हमारे पास साइड हो गया, क्योंकि वो रीड करने के लिए होता नहीं है, वो होता है हमारा आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। तो ऑप्शन बी और सी खत्म हो चुके हैं। अगर आपने गेस कर रखा है ऑलरेडी तो यार वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने गेस नहीं किया है तो मैं बता दूं कि अगर मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हम लोग स्कैनफ का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे गेटेस का। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गेटेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट अ प्रोग्राम टू टेक स्ट्रिंग एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग परसेंटाइल सी एंड परसेंटाइल एस, कंफर्म द स्ट्रिंग आर इक्वल। अब देखो, मैं मानता हूँ यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस थोड़े बिगिनर्स के लिए टफ रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका स्ट्रिंग पे अच्छा कमांड रहे, क्योंकि यार ये छोटा टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आते हैं फटाफट से अपने वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आने के बाद ओके, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग सी। चलो बढ़िया। अब सबसे पहले यहाँ अपना प्लेट कोड उठा लेंगे। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहा हूँ बेसिकली, st2। एक को मैं लूंगा परसेंटाइल s के हेल्प से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf enter the value of first string। और इसे हम कैसे लेंगे परसेंटाइल s से? सिंपली स्कैनफ करेंगे परसेंटाइल s एंड st1 दैट्स इट। ये हो गया हमारा एक सिंपल तरीका लेने का परसेंटाइल s से। अब परसेंटाइल c से कैसे लिया जाए, तो उसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे। हम एक कैरेक्टर c बना लेंगे और एक बना लेंगे int I = 0। अब मैं यहाँ पे while लूप चलाऊंगा। while कब तक चलेगा लूप हमारा? जब तक c इज नॉट इक्वल्स टू हो जाए \n के। ओके, अब यहाँ पे स्कैनफ करेंगे परसेंटाइल c के अंदर, और st2i c एंड i प्लस प्लस। इसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा st2i = \0। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग is percentile s and that's from st1। same as that, the value of second string is percentile s from st2। ऑलराइट, अब यहाँ पे इसके लिए मैं एक इनपुट डाल देता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज जो डिस्प्ले हो, printf enter the value of second string character by character। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हमें डालना होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग परसेंटाइल सी से ले रहे हैं। अब मैं इन दोनों को ऊपर कर लेता हूँ यार, क्योंकि सारे इनिशियलाइजेशन एक साथ रहेंगे तो अच्छा लगता है। चलो बढ़िया, अब इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग की वैल्यू पूछ रही है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रुद्र। द वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। ओके, इसने मुझे देखो पहला ही इनपुट लिया। पहले तो मैं इसे अच्छे से डिस्प्ले कर लेता हूँ ताकि ये और अच्छा दिखे, मैं अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ पहला स्ट्रिंग, इसने मुझे दूसरे स्ट्रिंग को डालने का मौका ही नहीं दिया और ये चला गया डायरेक्ट आउटपुट में। देखो यहाँ पे, देखो इसने मुझे, मैंने यहाँ पे डाला पहले स्ट्रिंग का वैल्यू,
उसके बाद इसने मुझे दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यू पूछी ही नहीं, ये सीधा चला गया आउटपुट में, और जबकि मैंने दूसरा स्ट्रिंग डाला ही नहीं तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आया ही नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्कैनफ है, ऑलरेडी एक स्कैनफ आ चुका है यहाँ पे, और उसके बाद रनिंग में सबसे पहले क्या आ रहा है? स्कैनफ आ रहा है। अगेन हम लोग उस चीज को क्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं flush std in। अब मुझसे पूछा जा रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, मैं डालूंगा रुद्र। अब मुझे इसे अब मुझे वापस से पूछा जा रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो देखो मैं डालूंगा आर यू डी आर ए। देखो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग दिस। अब मुझे इसे क्या करना है? हमारा क्वेश्चन अभी यही खत्म नहीं हो रहा है। एंड कंफर्म द स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। तो कंफर्म यानी कि मुझे कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे किया जाता है? कंपेयर किया जाता है प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ कंपैरिजन इज परसेंटाइल डी, जो कि आएगा strcom सॉरी cmp strcmp, ये आएगा st1 st2। देखो enter the first string and second string character by character r u d r a। देखो ये मुझे -1 दे रहा है, क्यों? जबकि दोनों स्ट्रिंग तो इक्वल है, इक्वल दिख रहा है क्योंकि, लेकिन ये -1 क्यों दे रहा है मुझे? ये -1 इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ एक बैकस्लैश n भी तो है। यहाँ एक बैकस्लैश n, मैंने लूप कहाँ तक चलाया है? मैंने लूप चलाया है कि जहां तक एक इंटर का भी, मैं जब इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो ये कैरेक्टर पास हो रहा है। तो इसीलिए ये मुझे -1 दे रहा है क्योंकि ये इक्वल है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, राइट योर ओन वर्जन ऑफ strlen फंक्शन फ्रॉम string.h। अब जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि string.h से हमने लिया था strlen, उससे हम लोग चेक करते थे कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, उसका हमारा खुद का वर्जन लिखना है। तो खुद का वर्जन लिखने के लिए आ जाते हैं फटाफट से st, और यहाँ पे दे देते हैं एक कैरेक्टर स्ट्रिंग सॉरी। अब यहाँ पे मैं अपना खुद का वर्जन बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे strlength, लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ है ना, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपने स्ट्रिंग को। अब ऑब्वियसली मुझे इसका एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं बना देता हूँ strlen और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे r डाल दिया, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसकी साइज सॉरी एरे। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा char स्टार a सपोज। मैं इसे एक साइज दे देता हूँ, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा ताकि मुझे लूप चलाने में आसानी हो। और यहाँ पे int n। गुड, अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, हम लोग ले लेंगे while। लूप हमारा कब तक चलेगा? लूप तब तक चलेगा जब तक a ऑफ i, उसके लिए मैं पहले यहाँ पे int i बना लेता हूँ, int i इक्वल टू 0। अब while a of i नॉट इक्वल्स टू \0, तब तक लूप को चलाओ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तब तक, कब तक लूप चलेगा? जब तक कि वो मेरा \0 तक ना पहुंच जाए। और मैं यहाँ पे करते जाऊंगा प्लस प्लस, क्या मैं करूंगा len प्लस प्लस। उसके लिए मैं यहाँ पे बना लूंगा int len इक्वल टू 0। ओके, होपफुली यहाँ तक सही है। अब मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ। The length of string is percentile d and that's in। एक्चुअली मैं इसे यहीं पे कर सकता था, तो मुझे यहाँ साइज पास करने की जरूरत नहीं थी। साइज का तो कुछ हो भी नहीं रहा, साइज पास करने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से int n हटा दूंगा, बेहतर, और यहाँ पे इसे कॉपी कर दूंगा। चेक करते हैं क्या एरर आया। ओके, मैंने यहाँ पे i++ भी नहीं किया। ओके,
ऐसे यहीं पे कर सकता था प्रिंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग परसेंटाइल डी एलियन, और मुझे बस इसे यहाँ कॉल करना था। देखो द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5, 1 2 3 4 5 एक्सक्लूडिंग द नल कैरेक्टर, याद होना चाहिए आपको। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट अ फंक्शन स्लाइस टू स्लाइस अ स्ट्रिंग, इट शुड चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग सच दैट इट इज नाउ द स्लाइस्ड स्ट्रिंग, टेक m and n as the start and ending position for slice। ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको इसे इजी में बता देता हूँ। चलो आज कोड पे आते हैं और करते हैं। सबसे पहले क्या ले लूंगा मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। मैंने बना ली एक स्ट्रिंग। अब मुझे इसे स्लाइस करना है। स्लाइस करना है यानी कि मुझे इसके दो पार्ट को काट के निकाल देना है। सपोज मैं आर को निकालना चाहता हूँ, लास्ट का ए को निकालना चाहता हूँ, तो मैं ये कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लाइस एस टी कॉमा, एक तो मुझे पहला पोजीशन उड़ा देना है, यानी कि मुझे 1 से लेके 4 तक चाहिए, 1 से लेके 4 तक चाहिए। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं void स्लैश स्लाइस सॉरी स्टार ए इंट एम इंट एन। गुड नाउ अब मैं यहाँ पे ले लूंगा सबसे पहले इंट आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे चलेगा वाइल लूप, वाइल वाइल एम प्लस आई, इसे मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में, एम प्लस आई इज लेस देन एन। तब तक मेरे लूप को चलाओ। नाउ a of I to a of I plus m, and now I plus plus। ओके, सो लेट्स चेक हमारा स्ट्रिंग स्लाइस हुआ या नहीं। printf the sliced string is percentile s and that's in string udrra। ये मुझे क्या दे रहा है? udrra, ये मुझे एक्स्ट्रा आर ए दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा एग्जिट नहीं कर पा रहा है। मेरा वाइल लूप एक्चुअली एग्जिट कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रिंग पे एग्जिट नहीं कर रहा है। तो मैं उसके लिए कर दूंगा जो हमने पिछली बार किया था, एस टी आई इक्वल टू बैकस्लैश 0। ओके, यहाँ पे मुझे ए लिखना चाहिए था। देखो ये मुझे स्लाइस करके मिल गया है पहले से, यानी कि पहला, यानी कि पहला यानी कि हो जाएगा ये 0 और 1, 0 और 1 यानी कि पहले पे मुझे स्लाइस मिला, यहाँ पे मुझे स्लाइस मिला, और चौथा स्लाइस मुझे मिला यानी कि 0 1 2 3 4 यहाँ स्लाइस मिला। तो यू डी आर मेरा यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट करके मिल गया। तो होपफुली आपको ये स्लाइस वाला फंक्शन समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट योर ओन वर्जन ऑफ strcpy फंक्शन फ्रॉम string.h। इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने देखा था कि strcpy का जो फंक्शन था वो कैसे कॉपी किया जाए, तो यार ये सिंपल है, आप कर सकते हो इसको। इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करने वाला मैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये कर लो, और मुझे यार भरोसा आप ये कर लोगे। इजी क्वेश्चन है, आपको बस दो स्ट्रिंग्स बनाने हैं, दोनों की लेंथ पास कर देनी है, उसके बाद एक एक करके कैरेक्टर्स को कॉपी कर देने हैं सेकंड स्ट्रिंग पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, write a program to encrypt a string by adding 1 to the ASCII value of its character। अब देखो इसमें होगा क्या, ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरेस्टिंग है। एक मैं स्ट्रिंग बनाता हूं और उसमें वैल्यू देता हूं, पासवर्ड डालते हैं एक्चुअली, ये मैंने उसके अंदर वैल्यू डाल दी। अब मुझे इसे इनक्रिप्ट करना है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इनक्रिप्ट नाम का, और उसमें मैं इनक्रिप्ट कर लूंगा एसटी को। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इनक्रिप्ट स्टार ए।
ये बन गया मेरा एक फंक्शन। अब इस फंक्शन को डिराइव करते हैं। क्या करते हैं इस फंक्शन को मैं अब इसके अंदर हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो मैं कैर स्टार पीटीआर एक बना लेता हूँ पॉइंटर, इसको टू सी नॉट ए। अब चलेगा अपना लूप व्हाइल स्टार पीटीआर इज नॉट इक्वल्स टू 0। वहां तक हमारा लूप चलेगा और आएगा स्टार पीटीआर इक्वल्स टू स्टार पीटीआर +1। +1 करने से क्या होगा, यहाँ पे देखो स्टार पीटीआर प्लस प्लस। पहले तो मैं पीटीआर प्लस, पहले मैं एक्चुअली कोड को बना लेता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे मैं प्रिंटफ कर दूंगा द encrypted string is %s और यहाँ पे HTML। देखो आउटपुट देख लो इसका पहले। देखो ये हमारा इनक्रिप्टेड मिल गया मुझे। मैंने यहाँ पे पासवर्ड स्ट्रिंग में डाला है, मुझे इनक्रिप्ट करके वो ये मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इन कैरेक्टर्स की जो भी ASI वैल्यू थी, जो भी ASCII वैल्यू थी, उसमें मैंने सब में +1 ऐड कर दिया। तो P का +1 हो गया Q, A का +1 हो गया B, S का +1 हो गया T, S का +1 हो गया T, W का +1 हो गया X। इस तरीके से मैंने इसे इनक्रिप्ट कर दिया। अब तो यहाँ पे इजी था, ये आप समझ गए। आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पे। इसका अगला क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिक्रिप्ट द स्ट्रिंग इनक्रिप्टेड इन क्वेश्चन नंबर 6। जो हमने इसमें इनक्रिप्ट किया अब उसे डिक्रिप्ट करना। तो इस इनक्रिप्टेड वाले को मैं कर लूंगा कॉपी। देखो मैंने इसे कर लिया कॉपी और मैं इसे यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट। अब जहां मैंने +1 किया था वहां मैं कर दूंगा -1। हो गया हमारा डिक्रिप्ट। देखो मुझे आउटपुट में पासवर्ड लिख के मिल गया। ये हमारा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन हुआ। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको करना चाहिए। आप खुद से ट्राई करो, आपने ट्राई करो कि आप किस चीज को इनक्रिप्ट करते हो और उसके बाद उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द ऑकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। तो आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे, सीधा आते हैं अपने बॉयलर प्लेट कोड पे और यहाँ पे डाल देते हैं एक स्ट्रिंग बना के डाल देते हैं यहाँ पे फटाफट से। कैरेक्टर st साइज डाल दो 10 इक्वल्स टू रैंडम कैरेक्टर डालते हैं जिसमें कि एक कैरेक्टर रिपीट हो रहा हो। इसमें h रिपीट हो रहा है तो हम लोग h के लिए चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं कॉल करूंगा ऑकर और इसमें मैं पास करूंगा st और चेक करना है मुझे h को, तो मैं पास करूंगा h। और ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक ऑकर नाम का फंक्शन। राइट, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा char a and char c। नाउ सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं एक जो काउंट करेगा, काउंट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे चलेगा व्हाइल लूप। लूप कब तक चलेगा? तब तक चलेगा जब तक मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले पॉइंटर से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ char स्टार ptr इक्वल टू a। अब व्हाइल कहाँ तक लूप चलेगा मेरा? जब तक ptr स्टार ptr इज नॉट इक्वल टू \0 नल कैरेक्टर के। और यहाँ पे मैं करूंगा इफ स्टार ptr इक्वल टू किसके? c के। अगर इक्वल टू होता है तो क्या करो? तो करो काउंट प्लस प्लस और लूप को करो एक्सटेंड ptr प्लस प्लस। ऑलराइट, अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। printf कैरेक्टर परसेंटाइल c has occurred %d times। गुड, और इसे दे देंगे हम c कामा चेक करते हैं हमारा h कितनी बारी रिपीट हुआ है। तो हमारा h 3 बारी रिपीट हुआ है क्या? 1 2 एंड 3 यस हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग और नॉट। प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग और नॉट, तो इसी कोड में मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा। कैसे पता चलेगा कि कोई कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं? अगर अगर वो कैरेक्टर
इसके अंदर आया है, अगर वो कैरेक्टर प्लस प्लस हो रहा है, चेक करना है कि एच प्रेजेंट है या नहीं। तो एच अगर प्लस प्लस हुआ है तो वो प्रेजेंट है, अगर एच प्लस प्लस नहीं हुआ तो वो प्रेजेंट नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इफ काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, अगर काउंट जीरो से ज्यादा हो जाता है यानी कि 1 हो जाता है, यानी कि वो प्रेजेंट है एग्जैक्टली exactly। और ऐसा नहीं होता है तो एल्स द कैरेक्टर सी, यहाँ पे थोड़ा सा अपना सेंटेंस चेंज कर लेते हैं, द कैरेक्टर परसेंटाइल सी इज प्रेजेंट एंड यहाँ पे सेम एज दैट इसमें भी कर लेते हैं। नॉट प्रेजेंट, गुड, चेक कर लेते हैं। ओके या एच इज प्रेजेंट, यहाँ पे एच प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू डाल के देखूं, क्या डब्ल्यू से है क्या, देखो डब्ल्यू इज नॉट प्रेजेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है यार। आते हैं हम अपने एक्साइटिंग पार्ट पे, यानी कि अब हम लोग बनाने वाले हैं 2 गेम हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसका पीडीएफ। पीडीएफ में मैंने क्या रखा है तुम लोगों के लिए वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट 1, ओके, प्रोजेक्ट 1 क्या कहता है हमारा, गेस द नंबर, यानी कि हमें ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है, बेसिकली हम एक ऐसा गेम बनाएंगे जिसमें हम लोग नंबर गेसिंग करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी पार्ट लिखा है, उसे पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले तो ये फन होने वाला है यार, मानो ना मानो ये फन होने वाला है, तुम बनाओगे तुम्हें पता चल जाएगा ये कितना मजेदार होने वाला है। अब देखो, वी विल राइट अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ रैंडम नंबर एंड विल आस्क द प्लेयर टू गेस इट, यानी कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और प्लेयर उसको गेस करेगा। इफ द प्लेयर गेसेस द हायर नंबर द देन द एक्चुअल नंबर, द प्रोग्राम डिस्प्लेज लोअर नंबर प्लीज। अगर जो प्लेयर होगा, जो खेल रहा होगा, यानी कि जो इस प्रोग्राम को चलाएगा, वो खेल रहा होगा, अगर वो एक्चुअल नंबर से ज्यादा गेस कर लेता है तो उसे आउटपुट मिलेगा कि इससे कम गेस करो, लोअर नंबर गेस करो। और सेम एज दैट अगर वो लोअर गेस करता है तो उसे प्रिंट करके मिलेगा हायर गेस करो। और अगर वो सही सही गेस कर लेता है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ, यानी कि एक विक्ट्री आंसर के साथ उसे उसके अटेम्प्ट्स भी दिखेंगे कि कितनी बारी में उसने गेस किया। हिंट मैंने यहाँ डाल रखा है कि हमें लूप्स का यूज करना है और एक रैंडम नंबर जनरेटर का यूज करना है। रैंडम नंबर जनरेटर, हम लोग रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं, तो आ जाते हैं यहाँ पे। मैं एक नया फाइल यहाँ बना लूंगा, प्रोजेक्ट 1.c, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो अपना बॉयलर प्लेट को उठा लेंगे। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक नंबर गेस करना है। नंबर गेस करने के लिए हमें एक रैंडम नंबर कंप्यूटर से खुद से जनरेट करवाना है। वो हम लोग कैसे करेंगे, तो वो सबसे पहले करना सीख लेते हैं। देखो, रैंडम नंबर, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक इंट नंबर। हमने एक इंट नंबर बना लिया। अब इसे रैंडमली कैसे जनरेट किया जाए, तो नंबर को रैंडमली जनरेट करने के लिए हम लोग लिखते हैं नंबर इक्वल्स टू रैंड। इससे हमारा रैंडम नंबर जनरेट होने लगेगा। चेक करते हैं, प्रिंटफ द नंबर परसेंटाइल बी नंबर। चलो बहुत बढ़िया, देखो ये एक वार्निंग है, एरर नहीं है, एक वार्निंग है, और यहाँ पे मुझे नंबर जनरेट करके मिल गया 41। अगर मैं इसे फिर से रन करूँ तो ये वापस से 41 ही देगा, जितनी बार भी मैं रन करूंगा ये मुझे 41 ही देगा। तो ऐसे गेम में मजा आएगा क्या यार, जब कोई एक ही नंबर रैंडमली जनरेट होता रहे तो मजा नहीं आएगा, ऑब्वियसली एक बार में ही वो बंदा बोर हो जाएगा खेल के। तो मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि हर बारी जितने बार भी रन किया जाए ये एक रैंडम नंबर को जनरेट किया करे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसे इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एस रैंड टाइम 0। अब यार सोचोगे ये टाइम 0 क्या है, एस रैंड क्या है। एस रैंड सबसे पहले तो नंबर्स को हर हिट पे रैंडमली जनरेट करने में हेल्प करता है, और टाइम 0 होता है कि हर टाइम पे, हर सेकंड पे उस नंबर को एक नए मेमोरी लोकेशन से उठाया जाता है, रैंडमली उठाया जाता है। अब देखो, अब मैं इसे जब रन करूंगा तो देखो मुझे कहीं भी वार्निंग मिल रही है, मुझे कहीं भी एरर नहीं मिल रहा, और मुझे एक नंबर जनरेट करके मिल गया। अब मैं इसे वापस से रन करूंगा तो देखो मुझे एक दूसरा नंबर जनरेट करके मिला।
देखो ये वाला नंबर था मेरा 4656, ये वाला नंबर है मेरा 4679। अब मैं चाहता हूँ कि ये नंबर, क्योंकि मुझे गेम बनाना है ऐसा कि जो लोग खेले, तो कोई ऐसा गेम बनाऊंगा मैं जिसमें कि गेसिंग भी थोड़ा आसान हो यार। ऐसे 4-5 हजार नंबर कौन गे पाए, कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी गेस होने की। तो मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 से लेके 100 तक हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे जो भी नंबर जनरेट हो रहे होंगे उसे मैं डिवाइड कर दूंगा 100 से। 100 से डिवाइड कर दूंगा तो वो 1 से लेके 100 के बीच में अब जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देखो 3 हुआ, देन 10 हुआ, देन 16 हुआ, एंड देन 23 हुआ। इस तरीके से रैंडमली जनरेट हो रहा है। लेकिन इन वार्निंग्स को हटाने के लिए, हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। एक होगा हमारा stdlib.h और एक होगा हमारा time.h। अब देखो, अब मुझे कोई भी एरर नहीं देखने को मिलेगा। 91 जनरेट हुआ, देन 98, देन 1, देन 4, देन 11। इस तरीके से मुझे रैंडमली नंबर जनरेट करके मिला। इस तरीके से हम लोग एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिए। अब हमें गेम को आगे बढ़ाना है, गेम के लिए प्रोग्राम बनाना है। कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले अब मैं यूजर से पूछूंगा, यानी कि प्लेयर से पूछूंगा कि एक नंबर बताओ जो कि एक्चुअल नंबर से मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक चलाऊंगा लूप, डू डू printf गेस द नंबर। यहाँ पे एक नंबर गेस किया जाएगा और मैं इसे स्कैनफ कर लूंगा, परसेंटाइल डी एम्परसेंड गेस में। अब ऑब्वियसली मुझे एक इंटीजर बनाना पड़ेगा, वेरिएबल इंट गेस। ये बन गया मेरा एक इंटीजर। अब क्या, अब ये कि इफ जो यूजर ने गेस किया हुआ नंबर ज्यादा हो जाता है एक्चुअल नंबर से, अगर गेस किया हुआ नंबर ज्यादा हो जाता है एक्चुअल नंबर से, तो प्रिंटफ कर दो, सॉरी लोअर नंबर प्लीज, लोअर नंबर प्लीज। और ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होता है कि यूजर यानी कि प्लेयर गेस करता है, गेस किया हुआ नंबर छोटा हो जाता है एक्चुअल नंबर से, तो क्या करो, तो प्रिंटफ करो लोअर नंबर प्लीज। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कुछ नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उसने सही सही गेस कर लिया है, तो मैं उसे आउटपुट दे दूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस \n you have guessed in percentile d attempts। इतने अटेम्प्ट्स में तुमने गेस कर लिया। और परसेंटाइल डी किस में आएगा, एन गेस में। तो ऑब्वियसली मुझे एक एन गेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, इन एन गेस इक्वल्स टू 1। ओके, इक्वल्स टू 1। और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा या एन गेस प्लस प्लस। अब मैं यहाँ लगाऊंगा वाइल। कंडीशन क्या होगा हमारा, लूप कब तक चलना चाहिए, लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि गेस किया हुआ नंबर ना बराबर हो जाए मेरे एक्चुअल नंबर से। गेस इज नॉट इक्वल्स टू नंबर। ओके, चेक करते हैं अपने बनाए गए गेम को पहली बार। और सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे एक \n लगा लेता हूँ। अब देखो, अब मजा आने वाला है। देखो द नंबर इज 23। अभी उस नंबर को देखो मत, यहाँ पे मैं डालता हूँ 20। ये मुझे बता रहा है लोअर नंबर प्लीज। ये क्या हो गया, ऑलराइट, मैंने इसमें दोनों में वही लिखा है, मुझे यहाँ पे लिखना है हायर नंबर प्लीज। अब गेस करना है नंबर को। सपोज मैं नंबर डालता हूँ 20, तो मुझसे पूछा जा रहा है हायर नंबर प्लीज। अगर मैं डालता हूँ 55, तो भी मुझसे पूछा जा रहा है हायर नंबर प्लीज। मैं डालता हूँ 60, मुझे पूछा जा रहा है अब इससे कम बताओ। मैं डालूंगा 58। तो देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस्ड इन 4 अटेम्प्ट, 1 2 3 एंड 4। यस। तो अब इसमें मजा क्या आ रहा है, इसमें मजा अभी नहीं आ रहा है। इसमें मजा कब आएगा, इसमें मजा तब आएगा जब मैं
इस लाइन को कर दूंगा कमेंट आउट, और अब करो गैस, अब करो गैस। सबसे पहले ब्लाइंड गेसिंग होगी 20, जो भी तुम्हारा मन। अब मुझसे कहा जाएगा हायर नंबर प्लीज, मैं ट्राई करूंगा 50 में। कह रहा है कि और इससे आगे हायर नंबर, मैं ट्राई करूंगा 80 में। अब कह रहा है कि 80 से नीचे होना चाहिए नंबर, यानी कि मेरा नंबर समवेयर 50 एंड 80 के बीच लाई कर रहा है। मैं 70 हिट करूंगा, कह रहा है और छोटा, यानी कि अब 50 से 70 के बीच में और छोटा। अब 60, यानी कि 60 और 70 के बीच में, तो मैं डालूंगा 65, इससे भी ज्यादा तो 68, इससे भी ज्यादा तो ऑब्वियसली 69। तो देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गेस्ड इन 8 अटेम्प्ट्स। यार ट्रस्ट में ये गेम बहुत फन होता है खेलने में, स्ट्रेस रिलीफर हो रहा है। अगर आप बैठ के कोड कर रहे हो और आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ करना है, तो आपने ये गेम अगर बना रखा है तो आप इसको हिट करोगे, उसके बाद आप इसको आराम से खेल सकते हो। तो यार इस गेम को ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि गेम मजेदार लगा या नहीं लगा। उसके बाद अगर हम लोग एक और गेम अभी बनाने वाले हैं, उससे पहले मैं चाहता हूँ यार, अगर कोई रैंडम लोग इस वीडियो को देख रहा है जो कि पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कर रखा है अभी तक, तो मैं चाहता हूँ यार कि तुम चैनल को शुरू से, वीडियो को, इस प्लेलिस्ट के वीडियो को शुरू से देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो आ जाते हैं, इस गेम को जरूर ट्राई करो यार, ये गेम बहुत ज्यादा फन है, मैं अभी भी इसे खेलता हूँ। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, प्रोजेक्ट नंबर 2 पे। तो उसके लिए मैं अपना पीडीएफ खोल लेता हूँ प्रोजेक्ट 2 का। ओके, प्रोजेक्ट 2 हियर नाउ। प्रोजेक्ट 2 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है। ये है हमारा वन एंड ओनली लेजेंडरी रॉक पेपर सीजर वाला गेम, जो कि हम लोग अपने स्कूल टाइम्स में बहुत खेलते हैं और इसके लिए बहुत डांट भी सुनी है हमें, मैं बेसिकली। तो देखो, हमें एक गेम बनाना है जिसमें, जो कि है रॉक पेपर सीजर में, यानी कि तुम खेलोगे कंप्यूटर के साथ, तुम चूज करोगे रॉक, कंप्यूटर चूज करेगा समथिंग पेपर और सीजर। तुम जो भी चूज करोगे, कंप्यूटर उसके अपोजिट भी चूज कर सकता है, इक्वल भी चूज कर सकता है। ये हम लोग ऐसा एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। ये प्रोग्राम बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है यार। तुम ऐसे ऐसे गेम्स बना के अपने सीवीज में अटैच कर सकते हो, जो कि तुम्हारे सीवीज को एक प्लस पॉइंट बनाता है। तो यार चलो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इस गेम को कैसे डिजाइन करना है वो बताता हूँ। तो आ जाते हैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक तीसरा फोल्डर, प्रोजेक्ट 3.c, सॉरी प्रोजेक्ट 2.c। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम यहाँ बॉयलर प्लेट कोड उठा लिया हमने। अब देखो, अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एक कैरेक्टर बने यू और दूसरा कैरेक्टर बने कॉम। दो कैरेक्टर वेरिएबल मैंने बना दिए, मैं बनूंगा और एक कंप्यूटर बनेगा। अब कंप्यूटर चूज करता है सपोज सीजर, और मुझे चूज करने के लिए मिलता है प्रिंटफ इंटर आर फॉर रॉक, ई फॉर पेपर एंड एस फॉर सीजर। मुझे ये मैसेज मिलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। इसे कर लेंगे मैं स्कैन एफ परसेंट सी, और ले लूंगा मैं इसे यू में एम परसेंट। चलो, ये हो गया हमारा। ये हो गया हमारा। अब मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा यहाँ एक फंक्शन बन जाए। यहाँ एक फंक्शन क्या बनाएंगे हम लोग, रॉक पेपर सीजर नाम का एक फंक्शन बनेगा, जिसमें यू होगा और कॉम होगा। अब देखो, रिजल्ट इक्वल्स टू, ऑब्वियसली मुझे यहाँ एक इंट रिजल्ट भी बनाना होगा। आ जाते हैं अब अपने प्रोजेक्ट पे, फंक्शन पे सर। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं डालूंगा अपना फंक्शन, रॉक पेपर सीजर नाम का जो हमारा फंक्शन है। इसमें पहले तो कैर यू कॉमा कैर कॉम। बढ़िया। अब देखो, अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, इस गेम को शुरू करने से पहले, मतलब बनाना शुरू करने से पहले, मैं कुछ चीज पूछना चाहता हूँ। हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉ पॉसिबिलिटी, यानी कि ड्रॉ होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कब कब गेम हमारा ड्रॉ हो सकता है।
कब गेम हमारा ड्रॉ हो सकता है? तब ड्रॉ हो सकता है जब जो दोनों सीजर चूज कर लें, दोनों रॉक चूज कर लें या दोनों पेपर चूज कर लें। एग्जैक्टली हमारा गेम तभी ड्रॉ हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? उसके लिए लिखेंगे इफ यू इक्वल टू कॉम। अगर दोनों का चूज किया हुआ कॉम इक्वल टू हो गया तो क्या करो? तो रिटर्न कर दो 0। लेकिन अब मेरे पास है नॉट ड्रॉ कंडीशंस। ड्रॉ नहीं होने के कितने कंडीशंस होंगे हमारे पास? सबसे पहले चेक करते हैं। अगर मैं चूज करता हूं रॉक, कंप्यूटर चूज करेगा सपोज पेपर। अगर मैं चूज करता हूं रॉक तो कंप्यूटर चूज कर सकता है सीजर। और रॉक रॉक तो मैंने कंडीशन ड्रॉ वाले में डाल चुका है। अब अगर मैं चूज करता हूं पेपर, कंप्यूटर चूज कर सकता है रॉक। अगर मैं चूज करता हूं पेपर, कंप्यूटर चूज कर सकता है सीजर। और पेपर पेपर तो ड्रॉ हो जाएगा, वो ड्रॉ वाली कंडीशन में। अगर मैं चूज करता हूँ सीजर, कंप्यूटर चूज कर सकता है रॉक। अगर मैं चूज करता हूँ सीजर, कंप्यूटर चूज कर सकता है पेपर। और सीजर सीजर तो ड्रॉ वाले कंडीशन में जा चुका है ऑलरेडी। तो आई डोंट थिंक सो इसके अलावा और कोई कंडीशंस बनती है हमारे पास रॉक पेपर सीजर में। तो अब इस पे बनाते हैं। इफ यू इक्वल्स टू आर। अगर मैं आर चूज करता हूं एंड कॉम्प इक्वल्स टू पी, तो क्या करूं? क्या रिटर्न होगा? अगर मैं रॉक करता हूं, कंप्यूटर पेपर चूज करता है तो रॉक ढक देता है पेपर, पेपर रॉक को ढक देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मैं यहाँ पे हार जाऊंगा, तो मैं -1 लिख दूंगा यहाँ पे। अब ऐसे से कितने कंडीशन बन रहे हैं हमारे पास? 6 कंडीशन बन रहे हैं। तो मैं इसे टाइम बचाने के लिए फटाफट से कर लेता हूँ कॉपी। 3 4 5 और एक 6। बहुत बढ़िया। अब देखो आरपी हो गया, आरपी हो गया। अब आर एस, आर और यहाँ पे कर दो एस। इसमें क्या होगा? अगर मैं रॉक चूज करता हूँ और कंप्यूटर चूज करेगा सीजर, तो मैं उसके सीजर को तोड़ दूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो यहाँ हो जाएगा 1। उसके बाद क्या होगा? पी आर, पी आर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी और यहाँ लिख देता हूँ आर। अगर मैं पेपर चूज करता हूँ और कंप्यूटर रॉक चूज करेगा, तो मैं उसके रॉक को ढक दूंगा, मैं जीत जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 1। उसके बाद पी आर के बाद पी एस, पी एस यहाँ लिख लो पी, यहाँ पे लिख लो एस। अगर मैं पेपर चूज करता हूँ और कंप्यूटर चूज करेगा सीजर, तो वो मुझे काट देगा, मैं हार जाऊंगा। तो यहाँ -1। सही है। पी एस हो गया। अब एस आर, यहाँ पे लिखो एस और यहाँ पे आर। अगर मैं सीजर चूज करता हूँ और कंप्यूटर रॉक चूज करेगा, तो कंप्यूटर मेरे सीजर को तोड़ देगा रॉक से मार के, और मैं जाऊंगा हार। तो यहाँ पे -1 सही है। अब एस पी, यहाँ पे चूज करो एस और यहाँ पे पी। अगर मैं सीजर चूज करता हूँ और कंप्यूटर पेपर चूज करेगा, तो मैं कंप्यूटर के पेपर को काट दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा 1। ये हमारा हो गया कंप्लीट लॉजिक। ये हो गया हमारा कंप्लीट लॉजिक। तो अब आगे क्या करना है? अब यहाँ पे ये करना है कि इफ रिजल्ट इक्वल टू अगर 0 होता है, तो यहाँ पे कर दो प्रिंटर गेम ड्रॉ ट्राई अगेन। अगर 0 0 है, अगर 0 है तो गेम ड्रॉ। देखो यहाँ पे मैंने 0 वाला कंडीशन किस लिए रखा है? ड्रॉ के लिए रखा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स इफ रिजल्ट अगर इक्वल टू होता है 1 के, तो मैं जीत जाऊंगा। printf you win। और ऐसा नहीं होता है एल्स इफ -1 के इक्वल्स टू होता है रिजल्ट, तो प्रिंटफ करो यू लूज। फटाफट से रन कर लेते हैं। इंटर आर फॉर रॉक, पी फॉर पेपर एंड एस फॉर सीजर। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एस। देखो ये गेम ड्रॉ हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को ऑलरेडी दे रखा है एस की वैल्यू। तो मैं कुछ भी डालूंगा, कंप्यूटर एस ही चूज करेगा। देखो
अगर मैं डालता हूँ रॉक, कंप्यूटर सीजर चूज करेगा और मैं जीत जाऊंगा क्योंकि मैंने उसके सीजर को तोड़ दिया। अगर मैं चूज करूंगा सपोज पेपर पी, तो कंप्यूटर मुझे हरा देगा, यू लूज। तो देखो, ये तो एक सा हो गया, इसमें क्या मजा है? इसमें कोई मजा नहीं है। तो अब इसमें मजा का तड़का डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने पिछले वाले गेम में किया, हम लोग ने यहाँ पे वहां पे किया था, रैंडम नंबर जनरेट किया था। अब मैं चाहूंगा कि कंप्यूटर रैंडमली चूज करे एक कैरेक्टर को, यानी कि पी एस और आर के बीच में रैंडमली चूज करे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए हम लोग ये करेंगे कि वही हमारा पुराना लॉजिक, यहाँ पे तो सबसे पहले ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रैंडमली नंबर को जनरेट करने के लिए हम लोग एक रैंडम नंबर को कैसे जनरेट करते हैं हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। एक ले लेंगे नंबर और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एस रैंड टाइम 0। मैं इस पे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं फटाफट से करता हूँ। नंबर इक्वल्स टू रैंड डिवाइडेड बाय 100। इससे हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अब देखो, हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो चुका है। उसके लिए मैं यहाँ पे फटाफट से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अपना हेडर फाइल जो कि जरूरत है रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए, lib और time.h। ओके, आते हैं वापस से यहाँ पे। अब देखो, अब क्या करना है यहाँ पे करना ये है कि इफ नंबर इज सॉरी नंबर हाँ लेस देन 33, अगर नंबर लेस देन 33 है तो कंप्यूटर से चूज करवा दो सीजर, कंप्यूटर से चूज करवा दो सीजर। एल्स इफ नंबर ग्रेटर देन 33 है एंड नंबर लेस देन 66। अब ये 33 और 66 स्पेसिफिकली मैंने क्यों दिया है, इसका रीजन ये है कि 100 को अगर 1/3 में डिवाइड करो तो 1/3 होता है 33 और उसका 2/3 होगा 66, तो इक्वली डिवीजन मिल जाएगा। तो कॉम को चूज करवा दो, कॉम को चूज करवा दो। सीजर हो चुका है तो पेपर चूज कर लेगा वो, और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो एल्स एल्स उसे चूज करवा दो कॉम्प इक्वल्स टू क्या बच गया, रॉक बच गया। बढ़िया, अब हमारा गेम कंप्लीटली इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब इसे हम लोग सेव करेंगे और रन करेंगे। तो देखो, मुझे चूज करने को मिल रहा है, अगर मैं रैंडमली चूज करता हूँ पेपर, तो देखो मैं जीत गया। कंपाइलर ने, कंप्यूटर ने खुद चूज किया होगा या तो उसने रॉक ही चूज किया होगा ऑब्वियसली। अगर मैं यहाँ पे वापस से खेलता हूँ और मैं यहाँ पे चूज करता हूँ रॉक, तो देखो मैं फिर से जीत गया। अगर मैं चूज करता हूँ सीजर, देखो गेम ड्रॉ हो गया। यहाँ पे गेम ड्रॉ हो गया, कंप्यूटर ने भी चूज कर लिया सीजर। अगर मैं चूज करता हूँ पेपर, तो देखो वापस से गेम ड्रॉ हो गया। अगर मैं चूज करता हूँ सीजर, देखो मैं हार गया। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम है यार, अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है इससे। तो यहाँ पे अगर गेम पसंद आया है तुम्हें, अगर प्रोजेक्ट पसंद आया है यार, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इस स्पेसिफिक वीडियो को। अगर तुम अपने फ्रेंड सर्कल में अगर इस कोड को लिख के अगर तुम थोड़ा सा चौड़ा बनाना चाहते हो तो शेयर करो यार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के कमेंट में बताओ कि प्रोजेक्ट कैसे लगे और गेम कैसा लगा, पसंद आया या नहीं। और उसके अपार्ट पढ़ाई में अगर अपने सी लैंग्वेज में देखा जाए तो पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं, ये कमेंट करके बताओ। और कुछ सजेशंस हो तो वो भी बताओ। और रैप अप करते हैं यार, काफी टाइम हो गया। एक्चुअली ये वीडियो काफी लंबी हो गई होगी क्योंकि मैं प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहता था और साथ ही साथ हम लोग ने एक प्रैक्टिस सेट भी किया है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। एंड इट्स 2:25 AM नाउ। सो वीडियो को रैप अप करते हैं यार बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। दोनों प्रोजेक्ट की पीडीएफ और स्ट्रिंग वाला प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दोनों कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, तो उसे एक्सेस कर लेना। और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और डू शेयर द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑलराइट गाइस, टाइम टू गो, रैप अप करते हैं, चलो बाय।